Assalamu alaikum beta, hope you all are doing great. So in today's video we are going to solve the MCQs of waves and oscillation of the MDCAT syllabus. You know that this video is a part of a series जहाँ हम MDCAT के हर चैप्टर के important MCQs को सॉल्व करते हैं and there is also a series in my channel जहाँ हमने past papers सॉल्व करके रखे हैं for the past 10 years. Sorry, start करते हैं from the very first question. SHM stand for simple harmonic motion, we know that. So simple harmonic motion is projection of uniform circular motion on any diameter of reference circle. What does it means? It means that कि simple harmonic motion की जो projection होगी उसका जो साया होगा, शेडो होगा, वो डायमीटर के ऊपर होगा, whether the diameter is on the x axis or the y axis. ठीक है, you have done it also कि circular motion is part of a simple harmonic motion. ओके क्योंकि सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रोजेक्शन जो है वो सर्कुलर मोशन पे होती है ऑफ द डायमीटर ऑफ इट. ओके, फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज. देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर मैं मिसाल लेता हूँ मास स्प्रिंग सिस्टम की, मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस इज़ अ मीन पोजीशन, यहाँ पे मास स्प्रिंग सिस्टम रुका हुआ है. अब यहाँ देखें, पहले ये आगे जाएगा, देन इट विल कम टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, देन पीछे जाएगा एंड दोबारा ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा. दिस इज़ वन कंप्लीशन ऑफ साइकिल. अब एक चीज़ को गौर करें कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट वुड बी ज़ीरो. ओके, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस का पूछता है कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस, तो इट वुड बी 4a, क्योंकि देखें 1a एक एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड, 3 एम्पलीट्यूड एंड 4 एम्पलीट्यूड. लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा था, डिस्प्लेसमेंट पूछी थी. डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे ख़त्म हुआ. सो दैट्स द रीज़न. आगे चलते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ हैंगिंग वर्टिकली, ओके, बाय एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k. इफ़ m इज़ द मास मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली, इट्स टोटल एनर्जी इज़. तो भाई टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कांस्टेंट, इज कंजर्व जब आपका एयर रेजिस्टेंस और एनी रेजिस्टिव फोर्स क्या होगी? ज़ीरो होगी. ओके, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. आगे चलते हैं. इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, डिस्प्लेसमेंट बराबर है एक्सेलरेशन के, तो बताइए टाइम पीरियड कितना होगा? वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब कह रहा है कि a इज़ इक्वल टू x. ठीक है, तो a की जगह x लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर x. नाउ सी दैट यू कैन सिंपली कैंसिल x एंड x, तो आपके पास बचा क्या? 1 इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, अब ओमेगा जो है वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड. तो ओमेगा की जगह आपने लिखा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड. ओमेगा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. ये यहाँ चला जाएगा तो इट वुड बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. यू नो दैट यू जस्ट नीड टू फाइंड टाइम पीरियड. सो व्हाट डज इट मीन्स? Taking square root on both the side, square root and square cancel, so t would be equal to 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 एंड पाई. सो व्हाट वुड बी द आंसर? 2 पाई सेकेंड. ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. अ सिंपल पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग SHM इज फॉलिंग फ्रीली अलॉन्ग विद द सपोर्ट. लेट सपोज ये सिंपल पेंडुलम है और ये उसका सपोर्ट है और ये नीचे जा रहा है ऐसे फॉलिंग फ्रीली, तो क्या होगा? इट डज़ नॉट ऑसिलेट एट ऑल. ठीक है, दिस वुड बी द आंसर. अब ऐसा क्यों हो रहा है? द रीज़न इज़ कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है इतना. एंड इफ़ यू रिमेंबर, अब अगर आपने वेटलेसनेस पढ़ा होगा कि जब आपकी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ज़ीरो. तो व्हाट डज़ इट मीन्स कि भाई ग्रेविटी ज़ीरो होगी. अब जब ग्रेविटी ज़ीरो है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड तो इनफाइनाइट हो जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न इट डज़ नॉट ऑसिलेट एट ऑल. और एक और लॉजिकली सोचें, इंट्यूटिवली सोचें अगर आप अपने जहन में, तो ऑसिलेट तो नहीं होगा ना. एक चीज़ नीचे गिर रही है तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कैसे हो सकती है? हाउ डज़ इट पॉसिबल? सो इस तरह भी आप सोच सकते हैं. आगे चलते हैं. इफ़ द मास ऑफ एन ऑसिलेटर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स फोर्स कांस्टेंट,
देन द फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है इट इज़ 1/2 पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम. नाउ वी नो दैट के कह रहा है के बराबर है एम के, ठीक, तो एफ वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई, के की जगह आप एम लिख देंगे, एम ओवर एम, एम से एम कैंसिल, सिंपल यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1. स्क्वायर रूट ऑफ 1 सिंपल बराबर किसके होता है, 1 के ही होता है. तो व्हाट डज इट मीन्स, आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का दैट वुड बी 1/2 पाई. सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, आगे चलते हैं. द potential energy of simple harmonic oscillator when the particle is halfway to its end point. पार्टिकल जो है, लेट सपोज अगर मैं सिंपल पेंडुलम से समझा सकूं तो ये उसका एंड पॉइंट है, ठीक है, दिस इज़ द मीन पोजीशन, दिस इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन और मिड वे है, ठीक है. अच्छा, अगर आपको ये बात पता हो कि मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ वो a/2 एम्पलीट्यूड, पूरा एम्पलीट्यूड a. तो हाफ वे पे जो डिस्टेंस होगा दैट कवर्ड दैट इज a/2, सो x वुड बी a/2 एट हाफ वे पॉइंट. ओके, वी नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 k x स्क्वायर, एंड इन आवर केस x की वैल्यू है a/2, तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू 1/2 k फ्रॉम द फॉर्मूला, x की जगह a/2, x के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, 1/2 k a स्क्वायर एंड 2 2s are 4. नाउ सी दैट अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि पोटेंशियल एनर्जी 4 को इस तरह ले आता हूँ 1/4 और यहाँ पर 1/2 k a स्क्वायर. वी नो दैट कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है 1/2 k a स्क्वायर. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4, 1/2 k a स्क्वायर की जगह टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्वार्टर ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगी, दैट वुड बी C. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. आगे चलते हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड. देखो सवाल वही है, ऊपर वाला ही है, हमें जवाब तो पता ही है, 1/4 हो जाएगा और इसकी मैथमेटिक्स आपको आती है. आगे चलते हैं. अ पेंडुलम क्लॉक दैट कीप्स करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ इज टेकिंग टू द मून. ओके, इट विल रन, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब हमें पता है कि ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू द ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6. लाइक अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली 6 गुना क्या है, कम है. अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2 पाई स्क्वायर रूट L/g. अब टाइम पीरियड ऑन मून है तो टाइम पीरियड ऑन मून एंड ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है. अब टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L डिवाइडेड बाय, अब ग्रेविटी ऑन अर्थ ले रहा हूँ तो GE/6 हो जाएगा. अच्छा, अब ये GE/6 है तो वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट मैथमेटिकली. 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, तो 6 ऊपर GE नीचे, देन व्हाट वी कैन डू. ओके, सो टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 6L/GE. अब 6 बाहर अगर मैं लेके आ जाऊँ, स्क्वायर रूट ऑफ 6 यहाँ 2 पाई स्क्वायर रूट L/GE. अच्छा, GE आ रहा है तो ये टाइम पीरियड किसका हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑन अर्थ हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट L/GE. तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम पीरियड ऑन अर्थ. मतलब कि मून पे का जो टाइम पीरियड होगा दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ठीक है. अब ये मेरे पास आ गया. अब सवाल अगेन पढ़ते हैं. सवाल कह रहा है अ पेंडुलम क्लॉक्स दैट कीप्स करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ इज टेकिंग टू द मून, ठीक है. अगर मून से ले रहे हैं तो इट विल रन स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स स्लोअर. गेटिंग द लॉजिक. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. आगे चलते हैं.
Question number 10. Maximum velocity and maximum displacement for SHM are numerically equal when time period is. ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और अब मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा ए या ओमेगा, यस दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इट. अब अगेन सवाल पूछते हैं कि दोनों बराबर हैं तो टाइम पीरियड कितना होगा. अच्छा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू ओमेगा ए. देखें ए से ए कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू 1. अब यहाँ देखें ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी, तो 1 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. टी यहाँ चला जाएगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई. अब ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई. सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या होगा. इट वुड बी पीरियडिक. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो इट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इट इज़ अ पीरियडिक मोशन. बट इज इट सिंपल हार्मोनिक? नो, इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक. तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. अगर ये होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो हम किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. The velocity of a particle performing simple harmonic motion when it passes through its mean position, तो उसकी velocity maximum होगी. तो ये याद रखिएगा, velocity maximum होगी. What is the logical reason for it? दो चीज़ें समझ लें. एक तो velocity का जो फॉर्मूला है that is v is equal to omega a square minus x square. अच्छा, x डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन पे 0 हो जाती है, तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा ओमेगा ए एंड ये मैक्सिमम होगा. ठीक है, दूसरी लॉजिकल रीज़न ये है कि मीन पोजीशन के ऊपर और एक्सट्रीम पोजीशन जो है, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर भी 0 होती है, और एक्सेलरेशन जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी मैक्स होती है. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. आगे चलते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स विद SHM. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2, मतलब कि एक एक्सट्रीम x1 है, दूसरी एक्सट्रीम x2 है. द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग 0, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, इट विल बी गिवन इन द ग्राफ. देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका ग्राफ किस तरह से होगा, तो उसका ग्राफ जो है वो सी होगा. एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, x1 है और x2 है, तो वहाँ पर मैक्सिमम है. ठीक है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, जो कि सी ग्राफ शो कर रहा है. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. यहाँ पर भी याद रखें कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्स होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0. इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर 0, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्स, और टोटल एनर्जी जो है वो तो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक, तो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस. आगे चलते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस. ठीक है, at the displacement half of the amplitude the total energy of the particle will be. ठीक है, देखें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 kx स्क्वायर. कह रहा है x जो है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है a/2, तो 1/2 k x की जगह a/2 इसके ऊपर स्क्वायर है, सो 1/2 k a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 2 ज़र 4. अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो इट वुड बी 1/4 और यहाँ 1/2 ka स्क्वायर. वी नो दैट, मैंने आपको बताया है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 ka स्क्वायर. ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 1/4 एंड द टोटल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी 25 थी, इज इक्वल टू 1/4. टोटल एनर्जी 4 यहाँ डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 25 × 4 होता है 100, सो टोटल एनर्जी वुड बी 100 जूल्स. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. आगे चलते हैं. अ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज a is given by
A is equal to minus bx, where x is the displacement from equilibrium position and b is a constant. The period of oscillation is, तो बताइए period of oscillation कितना होगा in terms of b. अच्छा, हमें पता है, हमें ये बात पता है कि a जो है वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें पता है कि b माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा b के. अच्छा, ओमेगा की वैल्यू जो होती है दैट इज़ 2 पाई ओवर टी. तो 2 पाई ओवर टी उसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू b. तो व्हाट वुड हैपन, 2 2 ज़र 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू b. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वायर ऊपर b नीचे, सो 4 पाई स्क्वायर ओवर व्हाट यू कॉल इट b इज इक्वल टू टी स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. तो t की जो वैल्यू बचेगी दैट वुड बी 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b. सो दिस वुड बी द time period in this particular condition, 2 pi over square root of b. B would be the correct answer. Hoping that you understand the point. आगे चलते हैं. A simple pendulum executing simple harmonic motion is falling freely along with the support. Then हमने ऊपर पढ़कर आए हैं इसकी लॉजिक, it does not oscillate at all. ठीक, आगे चलते हैं. The length of second pendulum on the surface of earth is about. Second pendulum, ठीक है, देखो लेंथ पूछ रहा है, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी. हमें लेंथ पता करनी है. सेकंड पेंडुलम कह रहा है तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड. तो 2 इज़ इक्वल टू 2 पाई. लेंथ हमें पता करनी है, जी की वैल्यू होती है 9.8. नाउ सी दैट कि 2 से 2 सिंपल कैंसिल कर दें तो 1 वुड बी इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी. यहाँ देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. देन व्हाट वुड हैपन, स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे एंड वी विल जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ एल. ठीक, अच्छा अब यहाँ गौर करें, 1 का स्क्वायर तो होता है 1, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इट वुड बी एल ओवर जी. नाउ सी दैट जी डिवीजन में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो इट वुड बी जी ओवर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एल. अच्छा, हमें पता है कि जी की वैल्यू जो होती है दैट इज़ 9.8 और पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 3.14 होल स्क्वायर. 3.14 का होल स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आई गेस 9.28 या समथिंग लाइक दैट. या हम कर भी सकते हैं या इस तरह से कि 314 और 314 को मल्टीप्लाई कर दें. 4 4 16, 4 1 4 plus 1 5, 4 3 12, again 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3, again 3 4 12, okay, 3 1 3 plus 1 4 and 3 3 9. So it would be 6 9 5 8 and 9. तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 9.8 हो जाएगा, 9.85. तो 9.85 या 86 ले लेते हैं. अब देखें, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 से छोटा नंबर आएगा, ठीक है, 1 से छोटा 0.9 समथिंग आएगा, 0.9 मीटर्स, ठीक है. अब 0.9 मीटर्स अगर मैं यहाँ गौर से देखूँ तो यार ये तो आंसर आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता. दिस वुड बी द आंसर. ये कैसे कि 0.9 मीटर्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 99 सेंटीमीटर्स, ठीक है, या 90 सेंटीमीटर्स. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. तो इस तरह से यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आगे चलते हैं. अ स्प्रिंग हैवी कांस्टेंट K इज लोडेड विद अ मास M. द स्प्रिंग इज कट आउट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. स्प्रिंग जो है वो काट दिया गया है एंड वन दिस इज लोडेड अगेन विद द सेम मास से लोड कर रहा है. द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट इज, आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो मतलब कि अगर लेंथ आपने कम की है तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, लेंथ आधी की है स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा. सो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी C 2K. ओके, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी n, वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज, आपको पता है v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है. f इज़ फ्रीक्वेंसी, हमने जो जर्नल फार्मूला पढ़ा है. अब यहाँ पे f तो नहीं है, यहाँ पर n है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को n से सपोज किया तो n लैम्डा
और हमने n के लिए फॉर्मूला चाहिए तो v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू n. सो ये हमें फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है a से, तो a वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. इफ वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन गैस इज दिस and the distance between compression and nearest rarefaction is 1 meter. This is a very classical problem. Frequency कितनी होगी? देखें भाई, अगर आपको वेव थोड़ी सी हमने पढ़ी है, so this point is starting of a crust and this point is starting of a trough. और आपको पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये फ्रॉम फर्स्ट क्रस्ट टू द नेक्स्ट क्रस्ट, ये 1 वेवलेंथ होती है. तो जो हमें कहा गया है कि ये फ्रॉम क्रस्ट टू ट्रफ ये 1 मीटर है, तो इट इज़ हाफ वेवलेंथ. अगर हाफ वेवलेंथ 1 मीटर है, तो अगर मैं इस तरह को 2 से इस लेके चले जाऊँ तो लेमडा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो लेमडा तो 2 मीटर्स हो जाएगा, तो वेवलेंथ तो 2 मीटर्स हो गया. लॉजिकल सी बात है. आगे तो लेमडा हमें 2 मीटर्स मिल गया. लेमडा इज़ 2 मीटर्स. स्पीड आपको दी गई है 360 मीटर्स पर सेकेंड. आपसे फ्रीक्वेंसी डिमांड कर रहा है. वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो v ओवर लैम्डा वुड बी इक्वल टू f. अच्छा, स्पीड इज़ 360, लैम्डा इज़ 2, 360 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 180. सो हमारी जो स्पीड होगी दैट वुड बी b 180. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाएगा. यू नीड टू जस्ट है ना फोकस ऑन द क्वेश्चन, तो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा. आपके कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट होना पड़ेगा. अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन. अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है हमें पता है, दैट इज़ गामा p ओवर रो स्क्वायर. अब आप लॉजिकली देखें भाई, ये तो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी के ऊपर. अब आपका लॉजिक ये होगा कि सर प्रेशर पे भी डिपेंड करना चाहिए ना, तो हमने पूरी इसकी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर चेंजेस कॉज प्रोपोर्शनल चेंजेस इन डेंसिटी. अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज होगी. तो इससे क्या होगा कि प्रेशर ओवर डेंसिटी का जो प्रोपोर्शन है, जो फ्रैक्शन है, वो इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सो दैट इज़ द रीज़न प्रेशर चेंज करने से आपका स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है. हाउएवर कंपेयरिंग डिफरेंट गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्पीड डिपेंड्स ऑन व्हाट, डेंसिटी. ठीक है. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. आगे चलते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन. क्योंकि पोलराइजेशन जो है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होती है. पोलराइजेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होती ही नहीं है. आगे चलते हैं. मैकेनिकल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड आर. मैकेनिकल वेव जो है क्या होती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, तो भाई ये ट्रांसवर्स भी होती है एंड लॉन्गिट्यूडनल भी होती है. ठीक है, लॉजिक समझते हैं. सरफेस वेव ऑन लिक्विड्स लाइक वाटर वेव्स, ठीक है, इन्वॉल्व्स पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट कॉम्पोनेंट्स. दोनों कॉम्पोनेंट्स होते हैं. सो दैट इज़ द लॉजिकल रीजन फॉर इट. इफ द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स 2:1, ठीक है, एम्पलीट्यूड का रेशो जो है वो 2:1 है, मतलब पहली वेव का इतना है, दूसरी वेव का इतना है. देन द रेशो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. देखो भाई, इंटेंसिटी जो है वो बराबर हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एम्पलीट्यूड. उसका स्क्वायर हमने बार बार पढ़ा है. अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब आपका दोनों एम्पलीट्यूड क्या होंगे, प्लस होंगे. और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब आपके दोनों एम्पलीट्यूड जो हैं वो क्या होंगे, माइनस होंगे. अब रेशो कह रहा है आपको, तो रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन. ओके, सो हम सिंपल क्या करेंगे, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 स्क्वायर. अच्छा, वी नो दैट A1 इज़ 2, A2 इज़ 1. इसी तरह 2 माइनस 1 दोनों के ऊपर स्क्वायर 3/1 हो जाएगा. तो 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 1 का स्क्वायर इज़ 1. सो व्हाट इज़ द रेशो, 9:1. सो A would be the correct answer in this particular
क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड। अब एक वेव के अंदर नोड्स वो पॉइंट होते हैं जो मीन पोजीशन पे बन रहे हो, ओके तो ये नोड है, ये नोड है एंड ये नोड है। सो दिस इज नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज नोड। एंड एंटी नोड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बनते हैं। सो दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज एंटी नोड। तो आप ये याद रखिएगा कि एक पूरे साइकिल में 3 नोड्स बनेंगे और 2 एंटी नोड्स बनेंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एंटी नोड, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके दरमियान। तो लॉजिकली देखें, पूरी वेव जो है उसका चौथा हिस्सा है। तो एक वेव मतलब एक वेव लेंथ लैम्डा और लैम्डा का चौथा हिस्सा क्वार्टर ऑफ अ लैम्डा, सो दैट वुड बी सी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस if the length reduced to 1/4 centimeter, keeping the tension unaltered, the new fundamental frequency will. देखिए, we know that कि frequency when the tension is unaltered is inversely proportional to the length. तो मतलब अगर आप 4 गुना लेंथ कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो मतलब 256 का 4 गुना it would be 4 6 are 24, okay 420 and 22, 4 2s are 8 plus 2 10, so 1024 would be the answer. आगे चलते हैं। 27 लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग टाइड टू 2 रिजिड सपोर्ट्स इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी ऑफ अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन इट। भाई 2 स्ट्रिंग्स टाइड हैं हर पॉइंट से, तो जो वेव प्रोड्यूस होगी वो स्टेशनरी होगी और उसकी जो लेंथ का फॉर्मूला है n लैम्डा ओवर 2। अच्छा, n लैम्डा ओवर 2 है और ये है फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फंडामेंटल नोड, ठीक है, जब n की वैल्यू क्या हो 1 हो। तो लेंथ आपको दी गई है दैट इज़ 40, n की वैल्यू 1 है, लैम्डा आपको चाहिए डिवाइडेड बाय 2 डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 40 इंटू 2 वुड बी 80, लैम्डा 1 लैम्डा एंड 80 सेंटीमीटर्स, क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर्स में ही दी गई थी। सो डी वुड बी द बी 80 सेंटीमीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। 28 पर चलते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन व्हाट हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस इन द ऑर्गन पाइप। अगर आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी तो बढ़ेगी। सो व्हाट डज इट मीन्स, ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीजेस कह रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताइए। तो स्पीड बढ़ रही है और स्पीड बराबर है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। सो v ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू एफ, ठीक है। अगर आप v बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ेगी प्रोवाइडेड दैट द लैम्डा इज कांस्टेंट। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हेन वेव चेंज इट्स मीडियम। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी वेव अपना मीडियम चेंज करेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है कि भाई आपका एक बल्ब है जो ऑरेंज कलर का जल रहा है लेट्स सपोज, और आप वो पानी के बाहर है और पानी के अंदर उस बल्ब को रख देते हैं, तो अब वो कौन से कलर का दिखेगा इफ़ यू आर सीइंग फ्रॉम आउटसाइड, तो ऑरेंज कलर का ही दिखेगा, क्योंकि कलर जो है डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जब आपका मीडियम चेंज होता है ना, तो उसकी वजह से आपकी वेवलेंथ चेंज होती है, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला स्पीड भी चेंज हो जाती है, डिपेंडिंग होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अब कितनी चेंज होगी दैट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। आगे चलते हैं। द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स फॉर अ ट्रांसवर्स वेव इज शोन इन द फिगर बिलो, ओके, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी। दिस इज़ अ वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, और आपने अगर थोड़ा सा भी इस तरह के क्वेश्चन में फोकस नहीं किया, आप गलत हो जाएगा जब। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें। अब ये पॉइंट है ना, बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को लेंगे 0, लेकिन ये पॉइंट 0 नहीं है, तो बच्चे बोलेंगे यार इसकी पूरी वेव ख़त्म हो रही है यहाँ पर 25 में, क्योंकि इट इज़ अ मिड पॉइंट बिटवीन 20 एंड 30, तो टाइम पीरियड 25 हो जाएगा। नहीं भाई,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये पॉइंट जो है ये 5 है, ये 0 नहीं है, ये 5 है। तो इसके लिए आपका आसान सा हल ये है कि आप मिड वे से लें। मिड वेज का मतलब क्या है? यहाँ से वेव शुरू करें, दिस पॉइंट इज़ 15 आई गेस, और वेव ख़त्म करें यहाँ पर, तो दिस पॉइंट इज़ 35। तो 35 माइनस 15, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 20 मिली सेकेंड, क्योंकि देखें MS लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ वेव हो गया 20 मिली सेकेंड। अच्छा, मिली को हम ऐसे लिख देते हैं 20 × 10⁻³ सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, सो 1 डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³ अब 10⁻³ यहाँ है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सो द फ्रीक्वेंसी वुड बी 10⁻³ डिवाइडेड बाय 20। 10⁻³ का मतलब होता है 1000 डिवाइडेड बाय 20, 0 and 0 कैंसिल, सो इट वुड बी 100/2। अच्छा, 100/2 किसके बराबर होता है? 50 हर्ट्ज़ के, सो द फ्रीक्वेंसी वुड बी 50 हर्ट्ज़। तो देखिए इतनी छोटी सी अगर आप चीज़ नहीं समझेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो यू हैव टू फोकस। ओके, आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। भाई साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। द ग्राफ बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो हमने अभी पढ़ा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T, और जब भी इस तरह की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो ग्राफ आपका होता है ये C, ठीक है, कि पहले आपका कर्व करेगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, कॉन्केव टूवर्ड्स द टेम्परेचर एक्सिस। तो ये इस तरह का जब भी ग्राफ होगा, स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो आपका ग्राफ C की तरह होगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अगर सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ना, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो आपका B आंसर होता, लेकिन ये इस तरह नहीं है इन नेचर। आगे चलते हैं। 33, इफ़ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट एनी पॉइंट इज़ λ/4। तो पार्ट डिफरेंस डेल x जो है वो λ/4 है, तो इंटरफेरेंस कौन सी होगी? तो वी नो दैट कि कोई सी भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना कंस्ट्रक्टिव होगी ना डिस्ट्रक्टिव होगी। व्हाट इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका पार्ट डिफरेंस होना चाहिए n λ, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रल मल्टीपल, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव आपका होना चाहिए n + 0.5 λ, इट इज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव। अब लॉजिकल सी बात है, λ/4 जो है वो नहीं है इन बिटवीन, ठीक है, लॉजिक मेकिंग सेंस। वो टेक्निकली π/2 के बराबर है। λ/4 इज़ बेसिकली π/2, तो वो ना कंस्ट्रक्टिव करेगा ना डिस्ट्रक्टिव करेगा, ठीक है। ओपनिंग दैट 4 की तरफ चलते हैं। कह रहे फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ बाय 100% हो गई। मतलब अगर पहले f थी तो नई जो है वो 2f बन गई है। तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ है? अच्छा, ये इस पॉइंट पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ है इन द टेंशन। ओके, अब हमें एक बात पता है कि द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन इज़, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। तो अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके चले जाएं तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, सो टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब ये रिलेशन मेरे पास आ गया। अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बड़ी है? 2f हो गई है। तो टेंशन 2 × 2 = 4, ठीक है। अगर टेंशन कितनी बड़ी होगी? फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, ठीक। तो टेंशन कितनी बड़ी होगी? तो 2 का स्क्वायर होता है क्या? 4, ठीक है। तो टेंशन में इंक्रीमेंट कितना आएगा? 4 टाइम्स आएगा। मतलब न्यू टेंशन कितनी हो गई? 4, दिस इज़ द न्यू वन। ओल्ड वन तो 1 थी, ठीक है। अब चेंज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ फाइनल माइनस द इनिशियल। अच्छा, फाइनल जो है दैट इज़ 4 एंड द इनिशियल इज़ 1, सो 4 - 1 इज़ 3। तो जो चेंज आया दैट इज़ 3 का मतलब 300%, क्योंकि परसेंट के लिए किसी भी चीज़ को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न। से कह रहा है स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग इफ अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स एंड द वेव वेलोसिटी इज़ दिस। तो फ्रीक्वेंसी बताइए। वी नो दैट कि हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव्स हैं उसका जो फॉर्मूला है दैट वुड बी L = n λ/2।
अच्छा, लेंथ हमारे पास 10 दी गई है, n इज़ 5 सेगमेंट्स, तो 5 लैम्डा हमें पता करना है बाई 2। 2 यहाँ डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, इट वुड बी लैम्डा। 5 1s are 5, 5 2s are 10, and this 2 will multiply this 2, 2 2s are 4, so lambda would be what, 4 meters. ओके, अब हमसे क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी बताइए, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो v ओवर लैम्डा वुड बी इक्वल टू एफ। अच्छा, तो f वुड बी इक्वल टू v जो है आपके पास दैट इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड, लैम्डा इज़ 4, 4 1s are 4, 4 5s are 20, so 5 hertz would be the frequency, C would be the करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओके, क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नोट इज 50 हर्ट्ज, द नोट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी इमिटेड बाय इट। क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं ऑड नंबर्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑड नंबर्स में, मतलब f तो 3f 5f 7f एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब f आपको दी गई है 50, तो या तो 50 प्रोड्यूस होगी, या 150 होगी, या 250 होगी, या 350 होगी, यू आर करेक्ट द पॉइंट। तो 100 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 100 जो है वो इवन नंबर्स की है, लॉजिकली मेकिंग सेंस। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, सो दैट अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी इज डबल द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर आपकी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है एफ वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी, तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी, वेलोसिटी कितनी होगी सोर्स की। ठीक है, अब यहाँ पर अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के डबल है, तो एफ डैश की जगह 2f लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय द v। यहाँ देखें f से f कैंसिल कर देंगे तो, और ये v डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2v इज इक्वल टू p प्लस वी नॉट, ये v यहाँ जाके माइनस, तो 2v माइनस v इज इक्वल टू वी नॉट, सो व्हाट डज इट मीन्स, v इज इक्वल टू वी नॉट। सो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो है उसकी वेलोसिटी सेम होगी, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। The graph between frequency and time is shown in the figure below. This is the graph. Okay, which of the following statement is correct? Source is moving away from the observer. ठीक है, observer is moving away from the source. Source and observer are moving towards each other. ऐसा क्यों है? C would be the answer। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि apparent frequency जो है it is greater than the real frequency, और अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जब भी ये condition satisfy हो तो हमें पता है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, या तो सोर्स स्टेशनरी होगा, ऑब्जर्वर उसकी तरफ चल कर आ रहा है, या बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। अच्छा, बीट्स कैन बी यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, यू नो दैट बीट्स फ्रीक्वेंसी जो पूरा नाम है इसका वो बीट्स फ्रीक्वेंसी है। ओके, आगे चलते हैं। Question number 40. The shortest distance between 2 points on the wave that have a phase difference pi by 3 is 5 centimeters. What is its wavelength? अब हमें पता है कि del phi phase difference is equal to, okay, this is del x lambda, sorry, 2 pi divided by lambda, not lambda, it's 2 pi divided by lambda. अच्छा, दिस इज़ द फार्मूला, हम जिससे फेज डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं या पाथ डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, डेल फाई जो है वो पाई बाय 3 है इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड डेल एक्स जो है वो 5 है। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सॉल्यूशन, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पर 5, 2 5 आप सिंपल कर दो 10। ठीक है, तो 1/3 इज इक्वल टू 10 ओवर लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा इंटू 1, 3 इंटू 10 वुड बी 30, सो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर्स। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे तरफ चलते हैं। 41 में आपसे कह रहा है कि स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ शोज रेड शिफ्ट। अब ऐसा क्यों कि एक स्टार आपसे दूर जा रहा है, ये स्प्रिंग है, लेट सपोज दिस इज अ स्प्रिंग, और ये किसी चीज़ को अप्रोच कर रहा है,
अब ये किसी चीज़ को अप्रोच कर रहा है और वो चीज़ दूर जा रही है, वी नो दैट स्टार इज मूविंग, तो ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच करेगा अप्रोच करने के लिए। अब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा है तो मतलब इसकी वेवलेंथ पहले कम थी, अब वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो वेवलेंथ जब ज़्यादा होती है तो वो रेड शिफ्ट है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है। लेट सपोज वो पहले ब्लू था, टकरा कर वापस आएगा रेड होगा, क्योंकि स्ट्रेच हो गया ना, तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट। ठीक है, अगर एक स्टार हमारी तरफ आ रहा है तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, तो वो रेड शिफ्ट नहीं होगा, हो सकता है वो ब्लू शिफ्ट हो। सो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है या कोई चीज़ आपसे करीब आ रही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 5000 होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एयर में 330 होती है। आगे चलते हैं। अ कंटेनर इज फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड हीलियम at the same temperature. The molar mass of oxygen is 32 and the molar mass of helium is 4. What is the ratio average speed of sound in oxygen to a speed in helium? Okay, अब हमें पता है speed is inversely proportional to the square root of the molar mass. अब ऑक्सीजन, ठीक है, divided by the what do you call it, the helium. तो ऑक्सीजन का 1 over square root of m, यहाँ पे O लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय द 1 स्क्वायर रूट ऑफ एम एच। अब इसको 1 ओवर एम नॉट या O मल्टीप्लाई बाय एम एच ऊपर आ जाएगा फॉर द हीलियम, इट विल बी लाइक दिस। तो अब इसको सिंपल सॉल्व करना है एंड वी विल गेट अवर रेशो जो हमसे पूछा गया। तो ये हो जाएगा एम एच डिवाइडेड बाय एम नॉट और दोनों के ऊपर है स्क्वायर रूट। मोलर मास ऑफ हीलियम हमारे पास बेटा 4 है एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है 32 एंड दोनों का स्क्वायर रूट। 4 1s are 4, 4 8s are what, 4 8s are 32, 1 over 8 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट और 1 के ऊपर स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो ये यहाँ देखते हैं ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। A sound wave travels from a region of hot air into a region of cold air. How does frequency and wavelength of sound changes? तो frequency decrease, wavelength decrease, no. Frequency increase, wavelength decrease, no. Frequency does not change, wavelength decrease. दिस इज़ द आंसर। अब ऐसा क्यों है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी जब ही बनेगी जब आप किसी भी साउंड को, किसी भी वेव को प्रोड्यूस कर रहे होगा। ये हम ऊपर भी बात करके आ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ अ कांस्टेंट थिंग। अब आप जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है एंड इट मूव्स अक्रॉस टेम्परेचर इन कोल्ड एयर, स्पीड डिक्रीज़ होती है। अब स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और स्पीड का फॉर्मूला है v = f लैम्डा। अब स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो क्या चीज़ डिक्रीज़ होगी स्पीड को डिक्रीज़ करने के लिए? तो इट शुड बी द वेवलेंथ ना। सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 45, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर। वैसे तो इसका फॉर्मूला ये होता है v = v0 + 0.61 टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इफ़ यू वांटेड टू फाइंड आउट द स्पीड। वेवलेंथ ऑफ sound wave in air is 0.1 centimeter, 10 centimeter, that is 0.1 meters. What is the frequency of the sound wave? भाई स्पीड कितनी होती है 330 meters per second। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है v = f lambda, so v divided by the lambda is equal to f, so v is equal to f is equal to v is 330 divided by the lambda, that is 0.1। अच्छा 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं आप। अच्छा 330 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई आया डिवीजन की जगह तो फ्लिप हो गया, तो फ्रीक्वेंसी विड बी 3300 हर्ट्ज। 0.1 इज 1/10। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वी नो दैट कि वेव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज़ द मीन पोजीशन, यहाँ से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके अलावा किसी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। आगे चलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स रेस्ट और मीन पोजीशन, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का काम ही यही है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, hoping that you understand the point. In a periodic wave, the distance between a crust and the next consecutive trough is 15 centimeter. ये भी हमने पढ़ लिया है, इसके ऊपर की पूरी प्रॉब्लम करके आए कि भाई ये क्रस्ट है
और ये दूसरा ट्रफ है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर्स है। तो भाई यहाँ तक पूरी वेवलेंथ बनती है, तो 15 इंटू 2 क्या होगा, 30 होगा भाई। तो 30 वुड बी द वेवलेंथ, ठीक है। आगे चलते हैं। इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी नोड्स इज, तो ये आपकी वेवलेंथ है, पूरी वेव है, ये एक एंटी नोड है एंड ये दूसरा एंटी नोड है। तो इनके दरमियान ये π/4 और यहाँ तक, और ये भी π/4, दोनों को प्लस करेंगे तो इट वुड बी π/2। ओके, इस तरह से आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, तो कौन सी इनमें से प्रूव करती है कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। हमें पता है कि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी बताती है कि कोई भी वेव ट्रांसवर्स। T2 में कह रहा है स्टार आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, वी नो दैट, अभी हम पढ़ कर आए कि क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और कमिंग फ्रॉम अर्थ आपकी तरफ, मूविंग टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द अर्थ, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसका लॉजिक ऊपर वाले क्वेश्चंस में पढ़कर कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्प्रिंग इज गिवन एज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय f डिवाइडेड बाय m। तो आपसे कह रहा है कि यार हमें बताइए डायमेंशन m की, तो v जो है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, या इसके यूनिट्स लिख देता हूँ, देन इट वुड बी इजी, मीटर्स पर सेकेंड। f जो है इट इज़ फोर्स न्यूटन, और न्यूटन बराबर होता है kg मीटर्स सेकंड पावर -2, तो kg मीटर्स सेकंड पावर -2, और m का तो पता ही नहीं है, वी नीड टू फाइंड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लेंगे, क्योंकि हमें m की वो चाहिए, ठीक है। इसको मैं इस तरह रख रहा हूँ कि m इज़ यूनिट नहीं है, इट इज़ अ क्वांटिटी टिल नाउ, बाकी सारे यूनिट लिख दिए ना। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर kg मीटर सेकंड पावर -2, और ये m। अब यहाँ गौर से देखें कि अगर मैं m को उस तरफ ले जाऊँ और बाकी सारे, क्योंकि m को तो फाइंड आउट करना है ना, m की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो m उस तरफ चला गया, s ऊपर चला गया, तो kg मीटर्स सेकंड -2, और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह ये m चला गया नीचे। यहाँ गौर करें कि सेकंड स्क्वायर और सिंपल सेकंड कैंसिल, एक m से ये कैंसिल, तो आपके पास m बचेगा kg डिवाइडेड बाय m। kg मतलब मास का जो डायमेंशन होती है कैपिटल M, m मतलब मीटर मतलब लेंथ, तो m ओवर l, तो ये हो जाएगा ml पावर -1। सो व्हाट डज इट मीन्स, C वुड बी द करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे चलते हैं 54, एट व्हाट टेम्परेचर। अच्छा, इसका और भी आसान तरीका, अगर आपको याद हो कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f ओवर म्यू, म्यू जो है मास ओवर लेंथ होता है, ठीक है, मास ओवर लेंथ, ये आपको पता है कि हाउ मच मास इज़ देयर पर यूनिट लेंथ, तो वहाँ से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं कि m तो ये होगा, मास ओवर लेंथ इज़ लाइक ऑप्शन सी। इस तरह से भी आप अपना दिमाग चला सकते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल बी डबल एज दैट इज़ एट 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 40 है, हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एट केल्विन। अच्छा 10 डिग्री सेल्सियस है ना, तो केल्विन में हो जाएगा 283 केल्विन, ठीक। तो दिस इज़ V1, अब कह रहा है डबल हो जाए, ठीक है, तो V2 जो है वो कितनी हो जाए, 2V1 हो जाए। तो ये हमें किस टेम्परेचर पे होगी, टेम्परेचर बताना है। तो V2 डिवाइडेड बाय V1 कर लेते हैं। V2 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ T, जो हमें नहीं पता, V1 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 283। ओके, अब आप यहाँ एक चीज़ को नोट करें कि V2 जो है दैट इज़ 2V1, तो 2V1 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय 283। ओके, अब आप यहाँ देखें कि V से V1 कैंसिल, सो 2 वुड बी इक्वल टू दिस T डिवाइडेड बाय 283। अब what we can do, we can take a square root on both the side, square on both the side, sorry, तो 2 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 2 4 इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय 283। 283 डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 इंटू 283 इट वुड बी इक्वल टू T। अच्छा T 4 को 283 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, 4 8 32 प्लस 1 33, 4 2 8 प्लस 3
1132 would be the answer and it would be in Kelvin. लेकिन केल्विन में नहीं होता तो आंसर हमारा नहीं आता, तो ये हमें ज़रूर याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट केल्विन के अंदर है. ओके, आगे चलते हैं. एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द डेंसिटी ऑफ गैस ऑफ एयर इज रिड्यूस टू 1/4 द स्पीड ऑफ साउंड विल बिकम. ठीक है, हमें पता है कि v इज इक्वल टू गैमा p डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर रूट. अब कह रहा है भाई ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट हो गया, तो हमें ये बात पता लग गई कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो डेंसिटी. अब कह रहा है कि डेंसिटी 1/4 हो गई है. ठीक है, 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2 हाफ, 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ, तो डेंसिटी हाफ तो साउंड डबल. ओके, तो साउंड आपका हो जाएगा डबल. सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड जो है इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स से, ये हम पढ़ कर आए. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड में फ्रीक्वेंसी तो कहीं नहीं आती. आगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो faster in dry air than in moist air, no, directly proportional to pressure, directly proportional to temperature, independent of pressure of air. ठीक है, प्रेशर से डिपेंड नहीं करता. अच्छा, अब ये क्यों नहीं करता, इसकी लॉजिक को समझते हैं. प्रेशर चेंजेस कॉजेस कॉरिस्पॉन्डिंग डेंसिटी चेंजेस. ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज हो रही है, और प्रेशर ओवर डेंसिटी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले में आता है, तो इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा वो तो कांस्टेंट होगा. तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से आपकी स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ठीक है, सो यही बात मैं समझाना चाह रहा था. बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. जो हमने पढ़ा है कि बीट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है f1 माइनस f2. ओके, आगे चलते हैं. साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ, वेवलेंथ क्या है, ग्रेटर है. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड द इंफ्रासोनिक वेव्स. अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 to 20,000 होती है. ठीक, अच्छा, अब ऑडिबल से जो कम जो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ कॉल्ड द इंफ्रासोनिक. अच्छा, अब जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना, तो वही तो पूछ रहा है हमसे. ठीक है, तो सवाल को देखिएगा, बहुत सारे बच्चे ना इसमें ना अल्ट्रासोनिक लगा देंगे कि वो कहेंगे ना ग्रेटर का लफ्ज़ सुनेंगे तो वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी समझे कि भाई ग्रेटर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ग्रेटर वेवलेंथ है. ओके, आगे चलते हैं. अ सिंपल पेंडुलम इज टेकिंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, देन इट्स पीरियड, टाइम पीरियड कितना होगा. तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज़ 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G. अब पोल के अंदर जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, और टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी बढ़ रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, स्लाइटली डिक्रीज़ होगा, नेग्लिजिबल डिक्रीज़ होगा, बट होगा तो. इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 300% देन द टाइम पीरियड विल बी, देखो पुरानी लेंथ थी L, नई लेंथ हो जाएगी 4L. 4L क्यों होगी, क्योंकि 1 + 3 वुड बी 4 हो जाएगा ना, इस तरह से. तो ये इस तरह से याद रखिएगा. अब कह रहा है टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L. ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि 4L हो गया तो 4 का हो जाएगा 2, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 200%, डबल हो जाएगा. टाइम पीरियड हो गया डबल. अच्छा, पहला टाइम था T, न्यू हो गया 2T, तो चेंज कितना आया, T का चेंज आया दैट इज़ 100%, क्योंकि चेंज पूछ रहा है, इंक्रीज पूछ रहा है. ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बट यू हैव टू सॉल्व इट मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी हुई तो. द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल. आपको पीरियड जो है वो डबल करना है, अभी पढ़ के आना है. अगर लेंथ 4 गुना करोगे तो पीरियड डबल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, इस तरह से. When is the displacement is half the amplitude, तो displacement is half the amplitude, then the ratio of PE to the total energy. सबसे पहले
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर 1/2 के एक्स की जगह a/2 जो क्वेश्चन में कहा गया है, तो 1/2 के a स्क्वायर ओवर 4। ठीक, अब इसको मैं और अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, 1/4 कर देते हैं इसको, एंड दैट इज़ 1/2 के a स्क्वायर। अच्छा, 1/2 के a स्क्वायर जो है मेरा बेटा वो बराबर होता है टोटल एनर्जी के, तो 1/4 टोटल एनर्जी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी नीचे आ जाएगी, तो वो किसके बराबर है, 1/4 के बराबर। सो दैट्स हाउ द आंसर वुड बी सी। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टाइम वर्सेस लेंथ इज डिपिक्टेड बाय। अच्छा, हमें पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एल, और हम ऊपर v के फॉर्मूले में भी कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टी, ग्राफ इस तरह का होता है, तो b वुड बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ऑलवेज ज़ीरो, नो, ऑलवेज कांस्टेंट, नो, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पे ज़ीरो होती है। ठीक है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, दैट इज़ द रीज़न। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM इज़ 1, तो v मैक्स इज़ 1, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो है 1.57 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड बताइए कितना होगा। मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ ओमेगा एक्स, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैक्सिमम स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, v इज़ व्हाट, 1 इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, तो x की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 1/ओमेगा इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब ये x की वैल्यू आ गई फ्रॉम द स्पीड फार्मूला। अब मैं एक्सेलरेशन फार्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड विल गेट द टाइम पीरियड। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है दैट इज़ a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इज़ 1.57, ओमेगा स्क्वायर नहीं पता, x की वैल्यू 1/ओमेगा, एक ओमेगा कैंसिल, सो 1/57 इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा बेटा बराबर होता है 2π/t। ठीक, तो 2π/t इज इक्वल टू 1.57। अच्छा, अब गौर से देखें 1.57 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.14 डिवाइडेड बाई 2। लॉजिक में समझाता हूँ, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2, 2π/t। अच्छा, अब 3.14 बराबर होता है पाई के, सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न मैंने इस तरह से किया। 3.14 की जगह हमने पाई ले लिया, ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2π ओवर टाइम पीरियड। देखें पाई से पाई कैंसिल, तो 1/2 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, t यहाँ जाएगा, t 1 ज़ा t, 2 यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 ज़ा 4, तो टाइम पीरियड कितना, 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो A वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। वैल्यू ऑफ A 0, वॉट एवर द वैल्यू नो, इस तरह नहीं है। वैल्यू ऑफ दोनों ज़ीरो नहीं होती। V मैक्सिमम होती है जहाँ पर A 0 होती है वहाँ पर, तो मीन पोजीशन में V जो है वो मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वाइस वर्सा के एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी ज़ीरो, इस तरह। टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट K इज़ इन द रेशो 4:9, देयर टाइम पीरियड्स आर इन द रेशो ऑफ। ठीक है, तो ये K1 ले लें और इसको K2 ले लें। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मास स्प्रिंग सिस्टम में होता है 2π√m/K, तो दोनों का टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड 2, तो 2πm सेम है, K1 डिवाइडेड बाय 2πm सेम है, K2। सिंपल हमने सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यूज़ एंड विल गेट द आंसर, सिंपल मैथ से। तो T1 ओवर T2 2π√m/K1, K1 की वैल्यू हमने क्या ली थी 4,
अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 पाई नीचे, स्क्वायर रूट के ऊपर, तो के की वैल्यू 9 और m यहाँ देखें कि 2 पाई कैंसिल, m और m कैंसिल, तो सिंपल आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मेरा बेटा बराबर होता है 3 के, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बराबर होता है 2 के. सो व्हाट डज इट मीन्स? क्वेश्चन नंबर 68 3:2, ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अगर लेंथ क्वाड्रिपल्ड हो जाती है? क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना हो जाती है, तो टाइम डबल हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. ओके. इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? The velocity and displacement of a vibrating particle are in same phase? No. The velocity and acceleration of a vibrating particle are in same phase? No. The velocity acceleration of the vibrating particle is ahead of the displacement by a phase of phi. ठीक है. अच्छा, ऐसा क्यों है? A is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कितना फेज? पाई 180, मतलब एक यहाँ तो दूसरा वहाँ. ठीक है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.5 and 0.4 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. इफ द इनिशियल फेज इज π/2 रेडियन, देन द इक्वेशन ऑफ SHM वुड बी. देखो भाई, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर द डिस्प्लेसमेंट विच इज़ y इज इक्वल टू y0 साइन ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है. अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना है? 0.5 साइन. अच्छा, अब ओमेगा टी, फाई की वैल्यू क्या है? π/2. अब आप एक चीज़ को नोट करें, टाइम पीरियड आपको दे रहा है 0.4. हमें पता है कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई बराबर होता है कॉस ओमेगा टी के. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 साइन ओमेगा टी की जगह प्लस 5 हट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी. ठीक है, मेकिंग सेंस. अच्छा, अब आप यहाँ से भी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. वैसे तो आपको लॉजिकली पता लग ही गया है कि यार आंसर तो डी. अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये 5t कहाँ से आ गया, तो इसको भी लॉजिकली सॉल्व करते हैं. तो हमें पता है कि ओमेगा जो है वो बराबर होता है 2 π/t के. ठीक है. अच्छा, अब t की जगह टाइम पीरियड आपको दिया गया है 0.4. ठीक. अच्छा, अब 0.4 जो है इट इज़ इक्वल टू व्हाट? 4 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है. अच्छा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं. 4 1 ज़ार 4, सॉरी 4 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2. ठीक है. और यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 5 पाई. ठीक है. सो दैट्स हाउ 5 पाई केम. तो y इज इक्वल टू 0.5 कॉस ओमेगा की जगह 5 पाई एंड t. अब ये पूरा फॉर्मूला देखें तो इट इज़ रिजेंबलिंग विथ आंसर डी. सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. A body executes simple harmonic motion. The potential energy, the kinetic energy and total energy are measured as a function of displacement x. Which of the following statement is true? कौन सी statement true है? Potential energy maximum होती है x is equal to 0. नहीं, potential energy extreme पे maximum होती है. Kinetic energy maximum होती है कहाँ पर? x is equal to 0. Mean पे kinetic energy maximum होती है. Yes, it is right. Okay, आगे चलते हैं. फिर दोनों ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं ना. रिमेनिंग टोटल एनर्जी ज़ीरो होती है, टोटल एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं होती बेटा, कोई टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये भी गलत है. तो व्हाट डज इट मीन्स? बी वुड बी द आंसर. अब सिस्टम एक्सिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट पोजेस, क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके पास? रीस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए और इनर्शिया भी होना चाहिए. दोनों होंगे तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. सिंपल रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है इज़ रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी टूवर्ड द इक्विलिब्रियम, और इनर्शिया जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी इट पास्ट इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्योंकि जब आपने इनर्शिया पढ़ा होगा इट इज़ द रेजिस्टेंट टू चेंज. अगर बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया मूव ही करवाएगा उस बॉडी को. ठीक है, कह रहे द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज E. देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? A/2. तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2
के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह a/2 लिख देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 1/2 के एक्स की जगह a/2 स्क्वायर 1/2 के a स्क्वायर ओवर 4। अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगा तो इट वुड बी लाइक 1/4 1/2 के a स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ देखें कि a स्क्वायर का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब हमें पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल यहाँ प्लस यहाँ माइनस का हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का अभी हमने निकाला है 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी। अच्छा, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा चला गया 1 में से, तो आपके पास 3/4 बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेरा बेटा टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√m/k। k इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज़ मास। तो जब तक आपकी एयर रेजिस्टेंस और ये चीज़ें नहीं हैं तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि मास आप नहीं चेंज कर रहे, स्प्रिंग भी नहीं चेंज कर रहे, दैट्स द रीज़न। आगे चलते हैं। इफ़ द मेटल बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ रिप्लेस बाय वुडन बॉब देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अब इसमें मास तो है ही नहीं ना कहीं, तो इट रिमेन्स द सेम। टाइम पीरियड डजंट डिपेंड ऑन द मास, याद रखिएगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 16 है, इस तरह से ले लें। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज़ ऑफ साउंड। देखो भाई, वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से कर लें तो इट वुड बी 1/ρO डिवाइडेड बाय 1/ρh। ठीक है, तो इसको सिंपल सॉल्व करना है आपने, मल्टीप्लाई ρh, यू जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, इट वुड बी 16 स्क्वायर रूट और यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब मैं यहीं कर लेता हूँ। 16 का मतलब क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1/4 या 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। द टाइप ऑफ वेव्स दैट कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड। तो भाई सारी वेव लॉन्गिट्यूडनल भी करती हैं, ट्रांसवर्स भी करती हैं, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि सॉलिड जो है वो तो एक मीडियम है ना, तो मीडियम में तो मैकेनिकल वेव भी करती है अगर साउंड की बात करें, और ट्रांसवर्स मतलब EM वेव्स तो हर जगह ट्रैवल करती है। सो दैट्स हाउ। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव क्रस्ट इन अ वेव। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 2π होगा। मतलब कि ये एक क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है, इन दोनों के दरमियान एक पूरी वेव बन रही है लैम्डा, और लैम्डा का एक फेज डिफरेंस होता है 2π। होपिंग दैट अगर आपसे कहे कि द फेज डिफरेंस बिटवीन 1 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, तो इट वुड बी π, इस तरह से। द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 2, अच्छा ये हमने कर लिया है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो सी होगा। अगर आपने ये समझना है दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं। which of the property makes difference between progressive and stationary wave propagation of energy। क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी बाहर जाती है, मूव करती है, स्टेशनरी वेव में एक जगह पर रहती है। सो दिस इज द रीज़न फॉर इट। इफ़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 द टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो आप, तो टेंशन 4 गुना हो जाएगी, इस तरह से। में आपसे कह रहा है अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.3 मीटर्स, और इसको आप 3/10 मीटर्स भी लिख सकते हैं। इज ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड बाय 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स
और स्पीड इतनी है 330, दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, विच इज़ v डिवाइडेड बाई 2l। अच्छा, v जो है 330 डिवाइडेड बाई 2, l की जो वैल्यू है 3/10। अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, 330 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 ऊपर और 2 × 3 वुड बी 6 नीचे। अच्छा, अगर इसको सॉल्व कर दें, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 0 और 110 वुड बी मल्टीप्लाई विद 5, तो इट वुड बी 550 हर्ट्ज। सो दिस इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड हार्मोनिक नंबर के लिए f1 डिवाइडेड बाय f, सो इट वुड बी f1 इज़ 1100, क्योंकि 1.1 किलो हर्ट्ज का मतलब 1100 होता है, एंड 550 इफ़ यू डिवाइडेड यू विल गेट द आंसर 2, सो B वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 84, द डोपलर इफेक्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल, सब पे एप्लीकेबल होता है, आइदर इट इज़ अ साउंड वेव और एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये मैकेनिकल है, सब पर एप्लीकेबल होगा। ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने लगा है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वर्सेस टेम्परेचर। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, क्योंकि केल्विन में होगा तो 0 केल्विन पे स्पीड 0 होती है और फिर वो इस तरह से बिहेव करता है। अब एक और फार्मूला, B भी करेक्ट होगा, तो मतलब C भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है। तो B जब करेक्ट होगा जब आपका V V0 प्लस 0.61 T और टेम्परेचर किस में है, टेम्परेचर हो सेल्सियस में, यहाँ टेम्परेचर किस में हो, केल्विन में। तो व्हाट डज इट मीन्स कि अगर आपसे पूछा जाए कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, तो आप C ऑप्शन लगाएंगे, और कह रहे हैं अगर सेल्सियस में तो B ऑप्शन लगाएंगे। तो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस तरह से है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। If the distance between two consecutive notes is 1/4 of length of the string, then the wavelength of the wave will be। तो टू कंसेक्यूटिव नोट जो नोट्स है दैट इज़ बराबर होता है λ/2, ठीक है, λ/, दो कंसेक्यूटिव नोट्स जो हैं, ठीक है। इसको समझते हैं कि λ/2 के बराबर क्यों है, तो ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है, ठीक है, तो λ/2 ही होगा, ठीक है, इस तरह। और बोल रहा है वो बराबर है 1/4 ऑफ लेंथ, तो L/4। तो बताइए कि वेवलेंथ किसके बराबर होगी, तो 2 डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो लैम्डा वुड बी इक्वल टू 2L/4, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो लैम्डा वुड बी इक्वल टू L/2। सो व्हाट डज इट मीन्स, B वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस। मॉलिक्यूल सफ़र नेग्लिजिबल मोमेंटम चेंज। नहीं भाई, मॉलिक्यूल का जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना वो -2 mv होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। इन मास स्प्रिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो क्या चीज़ जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड नहीं करती, विच इज़ दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ K/m, और यहाँ पर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। If the wavelength of a wave is 20 centimeters and its time period is t, what is the distance traveled by the crest of the wave in 1.25 time period? अच्छा, एक टाइम पीरियड में एक पूरी वेव बनती है, एक पूरी वेव है 20 सेंटीमीटर। अब 0.5 टाइम पीरियड है, 0.5 का मतलब है 1/4, तो 20 का चौथा गुना कितना होगा, 5, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या कितनी कवर होगी, 25, क्योंकि 20 + 5, सो इट्स लाइक दैट। आगे चलते हैं। एन एम्बुलेंस सायरन एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 1800, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस 330। द एम्बुलेंस मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो किस फ्रीक्वेंसी को ऑब्ज़र्व करेगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है F' = FV डिवाइडेड बाय V - VS, ठीक है। अब यहाँ गौर करें कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी B। अच्छा, B क्यों होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो 1800 है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हमें पता है 330 है, डिवाइडेड बाय अगेन V 330
30 minus vs, vs is the speed of the observer which is 50, तो 330 डिवाइडेड बाय यहाँ 280 हो जाएगा और यहाँ पर 1800 हो जाएगा. सो दैट्स द रीज़न बी वुड बी द करेक्ट आंसर. डोपलर इफेक्ट, सिंपल. आगे चलते हैं. अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग हैज़ एन एम्पलीट्यूड ए, अ टाइनी स्पॉट ऑन द स्प्रिंग इज कलर रेड. ठीक है, एक ट्रांसवर्स, एक एम्पलीट्यूड के ऊपर एक स्पॉट रेड कर दिया. लेट सपोज ये स्पॉट रेड है, तो 2 रेड, 3 रेड, 4 एम्पलीट्यूड है ना भाई, तो 4 रेड हो जाएंगे. एज 1 साइकिल ऑफ द वेव पासिस बाय, इस पॉइंट से लेट सपोज एक साइकिल पास बाय होता है, तो कितने रेड स्पॉट ट्रैवल होंगे भाई? 4. लॉजिकल सी बात है. सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स हैविंग स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसकी सुपरपोजिशन को हम बीट्स कहते हैं, क्योंकि बीट्स के लिए सेम एम्पलीट्यूड का थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है. आगे चलते हैं. इन अ स्टेशनरी वेव द स्प्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट इन n loops, the frequency of stationary wave set up on the string will be, so it will be nf1. Hoping that you understand the point. This is the formula, you have to remember this. What is the duration of a cycle? What is the duration of a cycle? Period, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना ड्यूरेशन लगता है, उसको हम 1 टाइम पीरियड कहते हैं. आगे चलते हैं. अ टर्निंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हर्ट्ज़ है. फिर अनदर टर्निंग फॉर्क बी, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फॉर्क बी इज़ 320 हर्ट्ज़, तो बताइए ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो बीट्स फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ एफ ए माइनस एफ बी. ठीक है, अच्छा अब हमें एफ ए चाहिए, तो एफ बी यहाँ चला जाएगा, तो एफ बीट्स फ्रीक्वेंसी प्लस एफ बी इज़ इक्वल टू एफ ए. अच्छा यहाँ प्लस माइनस करते हैं, मैं आपको बताऊँगा क्यों. कि सॉरी, एफ बी जो है 4 और ट्यूनिंग फॉर्क की थी 320, तो इट वुड बी 324 वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए. अच्छा इट मे बी 314, 316, क्योंकि माइनस भी करते हैं हम. उसके पीछे का लॉजिकल रीज़न ये है कि आपको नहीं पता ना कि कौन सी बड़ी फ्रीक्वेंसी है बिफोर सॉल्विंग इट. ठीक है, तो हमें वैसे ही पता लग गया कि यार हमारी ये थी, तो इसमें से 320 माइनस हो गई तो 4 आ गया. लेकिन हो सकता है कि ये 320 बड़ी होती, सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट. आगे चलते हैं. व्हाट इज़ इको ऑफ साउंड? इको ऑफ साउंड क्या होता है? साउंड जब रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो अब इको प्रोड्यूस होता है. इको मतलब आवाज़ का टकरा कर दोबारा वापस आ जाना. 98. द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. देखो भाई, मैटर वेव डी ब्रॉय हाइपोथेसिस एच डिवाइडेड बाय पी. अच्छा ये बराबर होता है एम वी के. मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, और पी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये होता है, तो काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है. एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m के. ठीक है, तो चार्ज पे नहीं करता बस. द स्पीड ऑफ साउंड v इज़ नॉट इफेक्टेड बाय वेरिएशन इन द प्रेशर ऑफ अ गैस. क्यों नहीं करता? ठीक है, स्पीड v डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, स्पीड v डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? तो दोनों का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आता है, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी प्रेशर बढ़ाने की वजह से. सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न जो हम पहले भी पढ़ कर आए. स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस एंड डेंसिटी इज़ गिवन बाय. ठीक है, अच्छा हमें पता है द फॉर्मूला इज़ दिस ई डिवाइडेड बाय डी. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूँ तो वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डी. सो व्हाट डज इट मीन्स? डी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस. When path difference between two waves are integral multiple of wavelength, तो del x is equal to n lambda. तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी? We know that it is constructive. और अगर 0.5 ऐड कर देंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव होती है, ऊपर हम तड़ कर आए. In case of harmonic oscillator, total energy remains, it will remains. हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर इट विल रिमेन द सेम. हम ये बार बार पढ़ कर आए. सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती रहती है, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम. अ पार्क हैज़ एन आउटडोर
organ when the air temperature increases. Air temperature क्या हो रहा है? increase हो रहा है. The fundamental frequency of one of the organ pipe increases. ठीक है, अब increase क्यों होगी? Speed of sound जो है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टी के. ठीक है, अब स्पीड इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से. सिंस v इज इक्वल टू एफ जो बराबर है v डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड पाइप लेंथ जो है वो क्या हो रही है? वो तो फिक्स है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज़ द लॉजिकल रीजन फॉर इट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ ट्रैवलिंग वेव हैज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टी. तो पाई इज़ 5 सेंटीमीटर, पाथ डिफरेंस 5 सेंटीमीटर से, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़ है. तो बताइए वेव स्पीड कितनी होगी? तो सबसे पहले वेव लेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो हमें ये फार्मूला पता है 2 पाई डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा डेल एक्स. यहाँ से आप लैम्डा निकाल लेंगे. ठीक है, अच्छा सिंपल सॉल्व कर लेते हैं. पाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 2 पाई. लैम्डा नहीं पता, डेल एक्स पता है 5 है. पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल है, तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा. लैम्डा एंड दिस इज़ 2/5, तो लैम्डा ओवर 3 इज़ इक्वल टू 10, और 3 यहाँ जाएगा, तो लैम्डा वुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अच्छा अब लैम्डा 30 सेंटीमीटर से आपसे स्पीड पूछी जा रही है. v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है. v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है. f कितना है आपके पास? 500 है, और लैम्डा जो है इट वुड बी 30 सेंटीमीटर्स. 30 सेंटीमीटर्स का मतलब होता है 0.3 मीटर्स. 0.3 मीटर्स का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाई 10. एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल. 550 इंटू 3 विल बी 150. सो दिस इज़ हाउ बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. रेडार सिस्टम जो है किसकी एप्लीकेशन है बेटा? डोपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव इज़ इक्वल टू हाफ वेव लेंथ. ये भी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है कि दिस इज़ अ नोड, दिस इज़ अनदर नोड, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इट वुड बी व्हाट? हाफ द वेव. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ दिस. ठीक है, 2000, और स्पीड इतनी है, तो वेव लेंथ कितनी होगी? हमें पता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज़ v ओवर एफ. अच्छा v जो है 300 है, f जो है वो 2000 है. 0 0 0 0 कैंसिल, तो 3 डिवाइडेड बाय 20 वुड बी द वेव लेंथ. तो 3 डिवाइडेड बाय 20 इज c, तो c वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन द पिच ऑफ द साउंड विल. पिच मतलब फ्रीक्वेंसी ही है, आप फ्रीक्वेंसी समझें. सोर्स जो है अवे मूव कर रहा है, सोर्स अवे मूव कर रहा है, तो हमें ये बात पता है कि वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी. अब जो वेवलेंथ जब भी इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी. मेकिंग सेंस? होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. आगे चलते हैं. डोपलर शिफ्ट एंड फ्रीक्वेंसीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन. किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर करती है, वेलोसिटी के ऊपर भी करती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर पे भी करती है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. व्हेन 2 साउंड वेव्स सुपरपोज, बीट्स आर प्रोड्यूस व्हेन दे हैव. बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. द सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड एम्पलीट्यूड ए. तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज़ ए स्क्वायर, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसवर्स वेव? साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स नहीं होती. ये तीनों जो हैं ये EM हैं, और EM जो है वो EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो ट्रांसवर्स होती हैं. आगे चलते हैं. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम किस में? स्टील में होती है. मेटल में 5000 अप्रॉक्सीमेटली इसकी स्पीड होती है, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टील में है. A particle is moving with a constant angular velocity along the circumference of a circle. Which of the following statement is true? The particle so moving executing SHM. Particle SHM execute कर रहा है. The projection of a particle on any of the diameter executes SHM. ये हम ऊपर पढ़ कर आए कि यार उसका जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर पर हो रहा है, और वो SHM है. ठीक है, hoping that you understand the logic. A loaded spring vibrates with a temperature T. The spring is divided into 9 equal parts. Spring जो है वो 9 equal parts पे डिवाइड कर रहा है, and the same load is suspended. मास सेम है, तो ये याद रखें मास सेम है.
तो बताइए न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब कि अगर लेंथ 9 गुना कम हुई है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 9 गुना ज़्यादा होगा, तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 9 के। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के। अच्छा, अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 9 गुना बढ़ गया तो 9 के हो जाएगा। अब लॉजिकल सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 पाई एम ओवर के और स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहाँ लिख दूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 1/3 और यह पूरा बराबर है टी के। तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज़ हो गया, 3 गुना t/3। सो दैट्स हाउ दिस वुड बी द आंसर। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो π/2 होता है 90 डिग्री का, क्योंकि अगर आप दोनों की y0 sin ओमेगा टी और जो वेलोसिटी होता है विच इज़ v0 cos ओमेगा टी, तो वी नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग कि द फेज डिफरेंस विल बी π/2। आगे चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट, मतलब ये एक्सट्रीम्स हैं x1 एंड x2, द इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा इन चारों में से, हमें पता है ग्राफ होगा C, क्योंकि एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती हैं और मीन पर 0 होती है। सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट। अच्छा, ऊपर वाला जो ग्राफ है ना ए, ये काइनेटिक एनर्जी का हो सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी का कहे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर 0 होती है। ओके, अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज़ अ पीरियड टी व्हेन द ट्रेन इज़ एट रेस्ट। व्हेन द ट्रेन इज़ एक्सेलरेटिंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है मेरा बेटा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, डिक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है और t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेविटी। अच्छा, इफेक्टिव ग्रेविटी जब ट्रेन मूव करती है वो ज़्यादा होगी, तो ग्रेविटी ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा, टाइम पीरियड कम। सो दैट्स हाउ अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम व्हेन द बॉब इज एट द मीन पोजीशन। तो क्या चीज़ मैक्सिमम होगी बेटा, वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो वेलोसिटी, सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड t, what will be the percentage change in period if amplitude, अच्छा just focus on the point, amplitude decrease हो रहा है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं भी एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है, लेंथ का जिक्र है, एम्पलीट्यूड का तो नहीं है। तो एम्पलीट्यूड मतलब नो चेंज, टाइम पीरियड में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। आगे चलते हैं। इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ हाफ देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग बिकम्स नो इफेक्ट। नो इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम मास स्प्रिंग सिस्टम में, तो यहाँ पे कहीं ग्रेविटी का जिक्र नहीं है, तो नो चेंज। तो अब ये बात याद रखिएगा, जब भी आप टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर आप आउट ऑफ अर्थ हैं तो आप मास स्प्रिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, और अगर आप अर्थ पे हैं तो सिंपल पेंडुलम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंक्रीज बाय 21%। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इंक्रीज लेंथ इज, अगर लेंथ आपकी 21% बढ़ रही है तो आपका टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वॉट एवर। टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एल। अच्छा, जो न्यू लेंथ होगी दैट इज़ 1.21 ऑफ द इनिशियल लेंथ, मतलब 21% इंक्रीज हो गई ना, तो 1.21 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा हमें पता है 121 जो है उसका स्क्वायर रूट होता है 11, तो 1.21 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.1। तो मतलब क्या है कि टाइम पीरियड कितने टाइम्स बढ़ेगा, कितना नया हो जाएगा 1.1, तो इंक्रीमेंट कितना आएगा 10% का आएगा, क्योंकि 100% तो पुराना था ही ना। सो दैट्स हाउ ए वुड बी द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM इज, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। देखो भाई, अगर मैं पूरी एक वेव बनाऊं,
यहाँ पर और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन है, और यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है। तो कह रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन। अगर ऊपर जाऊँ तो दिस इज़ एक्स नॉट पॉजिटिव और नीचे आऊँ तो दिस इज़ एक्स नॉट नेगेटिव। सो व्हाट डज इट मीन्स कि सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये दोनों में माइनस एम्पलीट्यूड पे भी पॉजिटिव है, माइनस नेगेटिव एम्पलीट्यूड पर भी पॉजिटिव है। The variation of the acceleration of a particle executing simple harmonic motion and displacement is, तो हमें पता है कि इट वुड बी सी। अच्छा, ऐसे क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ओमेगा स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपका बन जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, आगे चलते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी f is traveling in air with speed v, then sound wave of frequency 4f will travel with speed, किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? कि v जो है इट वुड बी v सेम, क्योंकि स्पीड जो है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रॉपर्टीज, इट डजंट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, that's the logical reason. The wave in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of wave motion, this is the logical definition of transverse wave. आगे चलते हैं। Correct value of speed of sound in air was calculated by Laplace. न्यूटन की कैलकुलेशन में गैमा जो है उन्होंने ऐड किया था, जिसकी वजह से न्यूटन की जो 280 थी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो बढ़ के फिर 330 समथिंग हो गई थी। दिस वॉज फेमसली नोन एज लैप्लास करेक्शन। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स रिजल्टिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन दे हैव, ठीक है, तो व्हेन दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम अपोजिट डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, जब भी सुपरपोजिशन होती है, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है F divided by mu. F is the tension in the string, mu is the mass per unit length, तो सिंपल लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, आगे चलते हैं। इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड अ कंसेक्यूटिव एंटी नोड, तो इट इज़ क्वार्टर ऑफ अ वेव। ठीक है, बार बार पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ अ नोड एंड दिस इज़ एन एंटी नोड और ये क्वार्टर ऑफ अ वेव है। Hoping that you understand the logic. आगे चलते हैं। In a periodic wave, the distance between two consecutive crust, it is wavelength. दो consecutive crust के दरमियान ये एक crust है और ये दूसरा crust है, और इन दोनों के दरमियान जो distance होगा that would be the wavelength. The object oscillates due to, object जो है वो किस की वजह से oscillate करता है? A restoring force, simple harmonic motion. Whenever a transverse wave traveling in a denser medium, it is reflected from a boundary of a rarer medium. तो क्या होता है? तो हमें पता है कि द डायरेक्शन ऑफ आर डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम। अब आप कहेंगे कि सर व्हाट इज़, ये क्या बात हुई, रिफ्लेक्ट हो रही है, डायरेक्शन कैसे सेम है? तो ये याद रखिएगा कि जब आपकी बॉडी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके रेयरर मीडियम पर आ रही है, लाइक वाटर की बाउंड्री से डिस्प्लेस होके आपकी वापस एयर में आ गई, तो नो फेस चेंज नहीं होगा। फेस चेंज नहीं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम। और जब आपकी बॉडी रेयरर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके अगेन डेंसर मीडियम पर चले जाएगी तो फेस चेंज होगा, और फेस चेंज जो है वो कितना होगा? पाई, मतलब 180 डिग्री का। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो हमें पता है ये जो है एक्सेलरेशन इज़ मिनिमम व्हेन वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पर होती है, और एक्सेलरेशन मीन पर कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच टू क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन? कौन सी क्वांटिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं? सो इट वुड बी डी क्यों? क्योंकि a इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट a और x मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द डिस्टेंस मूव बाय अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, इट वुड बी 4a।
अच्छा, मज़े की बात ये है, इसका पूरा सवाल आया था डिस्प्लेसमेंट का आया था तो ज़ीरो हुआ था। रिमेंबर जो पहला ही क्वेश्चन था, ये दूसरा था आई गेस। अ पेंडुलम क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम इज टेकिंग टू हायर एल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड्स पे लेकर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी, ठीक है। अब जी की वैल्यू कम हो रही है तो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। सो व्हाट डज इट मीन्स, द लेंथ शुड बी डिक्रीज, लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा टू कीप करेक्ट टाइम। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल ना। तो अगर आप लेंथ कम करोगे तो टाइम पीरियड भी उतना ही हो जाएगा जितना। सो दिस इज़ सिंपल मैथ्स के टाइम पीरियड सेम रखना है तो पेंडुलम के साथ क्या करेंगे। ओके, the bob of a simple pendulum is kept oscillating by the gravitational force. So जो force apply होती है that is gravitational force. The time period of a mass suspended from a spring is t if a spring is cut into 4 equal parts, ठीक है। And the same mass, ये बात याद रखिएगा, mass is same is suspended from one of the parts, then the new time period will be। देखो भाई, the spring constant है, it is inversely proportional to the length। तो जो लेंथ आपने 4 गुना कम की है, स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना बढ़ जाएगा तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 4k। मास सेम है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k, k की जगह 4k आ जाएगा। अच्छा, सारी चीज़ें 2 पाई m ओवर k और यहाँ पे 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और ये पूरा बराबर है t के, तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। So hoping that you understand every question that we have discussed till now. Inshallah, see you in the next video. If you have any question, you may ask in the comment box. Allah Hafiz.